और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। लेखिका कहती हैं कि जब मैं उदासी से बैठी हुई थी, मैं उन लोगों के लिए देख रही थी जो बहुत ही कठिनाई के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे थे, जो मौत और ज़िंदगी के बीच अपने जीवन को यापन कर रहे थे। मैं शांत अवस्था में बैठी हुई थी, मेरे अंदर दुख व्याप्त था। ये देख करके जितेन ने कहा कि मैडम आप इतने उदास मत होइए, क्योंकि ये हमारी जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी इस हालत में देख सकती हैं, परंतु जो आप यहाँ पर देखने आई हैं उसे देखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट एट रिपेइंग है। रिपेइंग कहते हैं कम लेना और ज़्यादा देना। ये ऐसे हैं जो कम लेते हैं औरों को ज़्यादा देते हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा बेशर्म सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। लेखिका कहती हैं कि कुछ समय के पश्चात मैंने देखा कि वह किसी बात को लेकर के खूब हंस रही हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका जीवन लहरा रहा हो और वह खंडहर एक ताजमहल के समान प्रतीत होने लगा था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन वेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह से वे बच्चे स्कूल से वापस लौट करके आ रहे थे। क्या स्कूली बस नहीं है? हमने जितेन से पूछा, क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। लेखिका कहती हैं कि वह जितेन हंसने लगा और वह बोला, यहाँ पर कोई चिकना वर्वीला नहीं मिलेगा। चिकना वर्वीला का अर्थ है बड़े हुए पेट वाला। नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। इस तरह से जतिन ने हमें बताया। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थीं। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से लेखिका कहती है कि मुझे बहुत ही अधिक
भय लग रहा था, क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत ही छोटे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जीप के बराबर जीप निकलने मात्र इंची टेप लेकर के उन रास्तों को बनाया गया हो। इस तरह से वह रास्ते बहुत ही संकरे थे, बहुत ही छोटे थे, बहुत ही पतले थे। उनकी चौड़ाई कम होने के कारण इधर उधर बचने की भी अधिक जगह नहीं थी। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक दिखाई दिए। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। सूरज ढलने लगा था। कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा करके वापस लौट रही थीं और उनके सिर पर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर लगे हुए थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू कहते हैं सिक्किमी परिधान कहते हैं वस्त्रों के लिए, सिक्किमी कपड़े पहने हुए थीं। चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। बोकू मैंने आपको बताया था, बोकू का अर्थ होता है सिक्किमी परिधान, अर्थात सिक्किम के लोग जो कपड़े पहनते थे उन्हें बोकू कहा जाता था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। लेखिका कहती हैं कि वहाँ पर जो सुंदरता मुझे दिख रही